टॉप 10 में खबरों की शुरुआत करेंगे आज की सबसे अच्छी खबर के साथ। भारतीय स्पेस एजेंसी इसरो ने शुक्रवार को चंद्रयान 3 लॉन्च कर दिया। चंद्रयान 3 दोपहर 2:35 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया। ये भारत का तीसरा मून मिशन है। इसका मकसद चांद के दक्षिण ध्रुव पर लैंड करना है। स्पेशल रिपोर्ट। Chandrayaan 3 has started its journey towards moon. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. अंतरिक्ष में इतिहास रचते हुए भारत ने चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग कर दी है। दोपहर 2:35 पर LVM-3 बाहुबली रॉकेट की लॉन्चिंग हुई। चंद्रयान 3 को LVM-3 M4 रॉकेट 179 किलोमीटर ऊपर तक ले गया। उसके बाद उसने चंद्रयान 3 को आगे की यात्रा के लिए अंतरिक्ष में धकेल दिया। 16 मिनट के अंदर ही ये पृथ्वी की कक्षा में स्थापित हो गया। लॉन्चिंग के दौरान पूरे देश की निगाहें श्रीहरिकोटा पर थी और अब सबकी उम्मीदें लेकर चंद्रयान 3 अपने सफर पर निकल चुका है। चंद्रयान 3 का सफर करीब 40 दिनों का होगा। इसरो के वैज्ञानिकों की कोशिश चांद की सतह पर मून लैंड विक्रम की सफल सॉफ्ट लैंडिंग की होगी। चंद्रयान 2 के दौरान सॉफ्ट लैंडिंग फेल हो गई थी, हालांकि उसका ऑर्बिटर अब भी काम कर रहा है। ये पूरा मिशन स्वदेशी है और आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर खरा उतर रहा है। As Mother India enters into the next 25 years of this Amrit Kal, she pledges to play a leading global role in the emerging world scenario of 21st century. अगस्त के आखिरी सप्ताह में किसी भी दिन चंद्रयान 3 की मून लैंडिंग होगी। 23-24 अगस्त के बीच किसी भी समय यह चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर मैग्नेसिस क्रेटर के पास उतरेगा। विक्रम लैंडर की सफलता से चांद की सतह पर उतरते ही भारत दुनिया का ऐसा चौथा देश बन जाएगा जो ये ऐतिहासिक काम कर पाएगा। रोवर जो है वो लैंडर से बाहर निकलकर सतह की मैप करेगा और इस बात की पुष्टि करेगा कि चंद्रमा की सतह ह्यूमन लाइफ को सस्टेन करने के लिए कितनी इक्विप्ड है। चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग को लेकर पूरे देश में उत्साह है। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नितिन गडकरी और सीएम शिवराज सिंह चौहान सहित तमाम बड़े नेताओं ने चंद्रयान 3 की सफल लॉन्चिंग पर खुशी जताई है और इसरो की टीम के साथ साथ देश को बधाई दी है। पीएम मोदी ने ट्वीट किया है कि चंद्रयान 3 ने भारत की अंतरिक्ष यात्रा में नया अध्याय लिखा है। यह हर भारतीय के सपनों और महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान देता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दिल्ली में यमुना उफान पर है। यमुना का जलस्तर भले ही कुछ घटा हो, लेकिन इसके बावजूद भी ये खतरे के निशान से कई मीटर ऊपर ही बह रही है। इस वजह से आईटी और उसके आसपास के इलाकों में अब यमुना का पानी भरने लगा है। यमुना का पानी दिल्ली के हृदय में बसी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। यहां तक पानी न पहुंचे इसके लिए पूरे प्रशासनिक अमले ने मेहनत की थी, लेकिन मेहनत काम नहीं आई। स्थिति को बिगड़ता देख दिल्ली में सेना को भी बुला लिया गया है। सेना ने मोर्चा संभालते ही सबसे पहले आईटीओ के पास ड्रेनेज नंबर 12 के रेगुलेटर को ठीक करने का काम शुरू किया। बता दें कि ये वही ड्रेनेज है जिससे यमुना का पानी लगातार शहर में दाखिल हो रहा है। आशंका ऐसी व्यक्त की जा रही है कि अगर इस ड्रेनेज को समय रहते ठीक नहीं किया गया तो यमुना का पानी दिल्ली के अन्य इलाकों में भी पहुंच सकता है। दिल्ली में एनडीआरएफ की 15 टीमें तैनात की गई हैं। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। ये इलाके पूरी तरह से अब खाली करा लिए गए हैं। जैसे पूरा पानी पूरे फ्लो के साथ जितना पानी दिल्ली में एंटर कर रहा है वो पानी बाहर नहीं निकल रहा, तो इस वजह से दिल्ली में पानी रुक जाता है तो पानी फैल जाता है चारों तरफ। ये अभी काफ़ी इसकी पे कोशिश जारी है और नेवी के लोग भी आए हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि ये जल्दी अब ये उनको भी पूरी उम्मीद है, उनसे भी मैंने बात की कि ये 5 गेट खुल जाएंगे तो उससे पानी का बहाव तेजी के साथ दिल्ली से पानी छोड़ना चालू हो जाएगा। अभी ये लोग लगे हुए हैं, कोई टाइम लिमिट देना तो मुश्किल है, लेकिन जल्दी से जल्दी करेंगे। क्या बदल जाएगा क्योंकि जो 5 गेट है वो स्टिल वाटर है, पानी ठहरा हुआ है, तो क्या इसके खुलने से आपको लगता है पानी का तेजी से, जैसे अब इतना बड़ा है, अब इतने चैनल में से पानी जा रहा है, बाकी इतने चैनल में से नहीं जा रहा,
पूरे में से जाएगा तो जाहिर तौर पे पानी तेजी से बाहर निकलेगा। हरियाणा सरकार मेंटेनेंस करती है सर इसका? हरियाणा सरकार इसका मेंटेनेंस करती है, लेकिन चूंकि दिल्ली में उनका कोई इंटरेस्ट नहीं है, इसके बाद इसकी कार्रवाई चालू करेंगे कि अगर वो हमें दे दें, हम उनसे निवेदन करेंगे कि हमें ही दे दें ताकि हम इसका मेंटेनेंस कर सकें। 278 से 43 साल के बाद, 45 साल के बाद इतना 207.5 क्रॉस किया है, तो बहुत बड़ी क्राइसिस है। ऐसी क्राइसिस में एक दूसरे पे दोष देने की बजाय सबको मिलके काम करना चाहिए। और दिल्ली में बारिश की वजह से जल जमाव होने से शुक्रवार को मुकुंदपुर चौक में एक बड़ा हादसा भी पेश आया। यहाँ बारिश के पानी में नहाने गए 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के अनुसार मुकुंदपुर में एक ग्राउंड में बारिश का पानी भरा हुआ था, उसी में ये बच्चे नहाने गए थे। डूब रहे बच्चों को बचाने के लिए एक कांस्टेबल ने भी बहुत कोशिश की, लेकिन तब तक इन बच्चों की मौत हो गई थी। दिल्ली के मुकुंदपुर में 3 बच्चे डूब करके मर गए हैं, 3 मौतें ये हुई बहुत दुखद बात है। वो तीनों बच्चे नहाने के लिए गए थे उसमें, नदी में पता चला, और हमने कई बार बोला है कि नदी से दूर रहिए। कई लोग एक तरह से देखने जा रहे हैं, बाढ़ देखने जा रहे हैं, वो भी मत कीजिए। कई बार अचानक पानी बढ़ जाता है तो सेल्फी ले रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, वो सब मत कीजिए। नहाने के लिए अभी नदी का बहाव इतना तेज है, आप अच्छे से अच्छे अगर स्विमर भी हैं तो भी इस नदी का बहाव आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। खबर बिहार से है, जहां राजधानी पटना में आज हुई झमाझम बारिश के बाद बिहार विधानमंडल परिसर में भीषण जल जमाव देखा गया। पानी निकालने के लिए कई गाड़ियां तक बुलानी पड़ी। वहीं बीजेपी ने जल जमाव के लिए सरकार को जिम्मेदार करार दिया। पानी, पानी और पानी, सड़क पर पानी, सड़क के दोनों तरफ पानी और पानी के बीच छपछपा कर आती जाती गाड़ी। इसमें मंत्री जी की भी गाड़ी है और मुख्यमंत्री की भी, क्योंकि ये दूर दराज इलाके की तस्वीर नहीं, ये वो जगह है जहां बिहार के बड़े बड़े नेता बैठते हैं, मंत्री बैठते हैं और खुद मुख्यमंत्री भी आते जाते हैं। जी सही समझे, जल जमाव की ये तस्वीरें बिहार विधानमंडल परिसर की। मानसून सत्र के 5वें और आखिरी दिन हुई झमाझम बारिश ने विधानसभा परिसर को पानी पानी कर दिया। नेताओं के पास गाड़ियां हैं तो वो बिना भीगे सदन के अंदर पहुंच गए। गाड़ी नहीं होती तो इन्हें भी आम लोगों की तरह पायजामा उठाकर ही आना जाना पड़ता। अब समझिए ना कि हम देखिए आना जाना कठिन है, जिसके पास गाड़ी नहीं हो उसको आना जाना कठिन है। विधानसभा परिसर से पानी निकालने के लिए तत्काल नगर निगम ने कई गाड़ियां मंगवा दी और पानी निकाला जाने लगा, लेकिन तब तक बीजेपी को सरकार पर हमला बोलने का मौका मिल गया था। ये यहाँ की तकनीकी अक्षमता, भवन विभाग का मेंटेनेंस के नाम पर लूट की छूट का परिणाम है कि ये पूरी तरह से वातावरण देख रहे हैं अराजकता का। खैर, सियासत तो अपनी जगह है, लेकिन विधानसभा परिसर में जल जमाव ने बारिश के पहले की गई तैयारियों के दावों की पोल जरूर खोल दी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार। और टॉप 10 में अब खबर महाराष्ट्र से है, जहां की शिंदे सरकार के कैबिनेट विस्तार के बाद अब मंत्रियों को विभागों का बंटवारा कर दिया गया। एनसीपी नेता और हाल ही में शिंदे सरकार में उप मुख्यमंत्री बनाए गए अजीत पवार को वित्त और नियोजन मंत्रालय का कार्यभार सौंपा गया। इसके साथ ही छगन भुजबल को रसद और ग्राहक संरक्षण मंत्री बनाया गया। धर्म राव बाबा को औषधि और प्रशासन, दिलीप वलसे पाटिल को सहकारिता, धनंजय मुंडे को कृषि और हसन मुशर्रफ को चिकित्सा शिक्षा विभाग का प्रभार सौंपा गया। इसके साथ ही अनिल पाटिल को आपदा राहत और पुनर्वास मंत्री बनाया गया। वहीं आदिति तटकरे को महिला एवं बाल विकास मंत्री और संजय बलसोड़े को खेल एवं युवा कल्याण और बंदरगाह मंत्री बनाया गया। महाराष्ट्र में कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद मंत्रियों के विभागों के बंटवारों को लेकर हो रही देरी पर विपक्षी पार्टियां लगातार सवाल उठा रही थी। हालांकि तमाम विवादों को दरकिनार करते हुए अब मंत्रियों को उनके विभाग सौंप दिए गए। पटना में हुए लाठीचार्ज और बीजेपी कार्यकर्ता की मौत पर जारी सियासी घमासान के बीच अब मिर्ची की भी एंट्री हो गई है।
बीजेपी के नेता अपने कार्यकर्ता की मौत को हत्या बता रहे हैं तो सत्ता पक्ष के लोग बीजेपी पर पुलिस वालों को मिर्च पाउडर का छिड़काव करने का आरोप लगाते दिखाई दे रहे हैं। वार पलटवार के बीच लाठीचार्ज पर छिड़ी राजनीतिक बहस ने बिहार की सियासत को भी बेहद गर्मा दिया है। पटना में 13 जुलाई को लाठीचार्ज पर जारी सियासत थमने का नाम नहीं ले रही। गुरुवार को आंदोलन कर रहे बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं पर पुलिस ने लाठियां भांजी। शुक्रवार को बीजेपी ने लाठीचार्ज के विरोध में राजभवन मार्च किया, काला दिवस भी मनाया, लेकिन पुलिस की कार्रवाई के बीच अब मिर्ची की एंट्री हो गई है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने इस बात से इनकार किया कि बीजेपी नेता विजय सिंह की मौत पुलिस की लाठीचार्ज से हुई। वे तो उल्टे बीजेपी पर ही पुलिस कर्मियों पर मिर्ची पाउडर फेंकने का आरोप लगा रहे हैं। सुन लीजिए। आप मिर्ची का पाउडर पुलिस प्रशासन पर फेंकिएगा, आप जब पुलिस प्रशासन पर स्प्रे करिएगा, आप जब कानून को तोड़कर जो प्रतिबंधित क्षेत्र है वहां घुसने का प्रयास करिएगा तो पुलिस तो एक्शन करेगी ना। कुछ ऐसी ही बात बिहार की सत्ता में शामिल कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं। कभी भी मिर्ची पाउडर का इस्तेमाल प्रदर्शनकारियों ने नहीं किया है। यह आपराधिक काम है। कश्मीर में आतंकवादी ये सब काम करते हैं सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ। सत्ता पक्ष के आरोपों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि आंदोलन करने वालों की ओर से पत्थर तक नहीं चलाए गए। ऐसे में आगे से प्रदर्शन और तेज न हो, इसके लिए डराने की कोशिश की गई, लेकिन बीजेपी डरने वाली पार्टी नहीं। बीजेपी सदन के भीतर और बाहर भी प्रदर्शन करेगी। जबकि बिहार बीजेपी के अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मिर्ची वाले आरोपों पर सरकार से सबूत मांगा है। बीजेपी की ओर से न तो कोई पत्थर फेंका गया, न कोई तोड़फोड़ हुई, न किसी प्रकार की हिंसा हुई। लेकिन पुलिस ने मन बना लिया था और ऊपर से निर्देश था कि जिसको कहते हैं छोड़ दो। तो ऐसा मजा चखाओ बीजेपी वालों को कि दोबारा कभी इकट्ठा होने की हिम्मत नहीं करें। मैं तो सबूत देता हूं लाठी चलाने का। एक सबूत डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और नीतीश कुमार के जो पालतू सरकारी कर्मचारी हैं वो बता के दिखा। अब लाठीचार्ज का मुद्दा बेहद ही सियासी रंग ले चुका है। प्रदर्शन के दौरान बीजेपी कार्यकर्ता की मौत कैसे हुई, ये तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से ही सामने आएगा। पर पुलिस कर्मियों पर मिर्च पाउडर फेंकने के आरोप भी तो वायरल वीडियो के आधार पर ही सत्ता पक्ष की ओर से लगाया जा रहा है। बीजेपी अपने कार्यकर्ता को खोने से दुखी है, क्रोधित है। ऊपर से मिर्च पाउडर के आरोपों ने तो सियासी घमासान को बढ़ा ही दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश के साथ पटना से विनीता मिश्रा और रवि एस नारायण की। यहां वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। निकासी के लिए पाइप बिछाई गई थी, लेकिन वो भी देखरेख के अभाव के कारण बंद हो गई। नाहन के इंडोर स्टेडियम में जिला बैडमिंटन एसोसिएशन की ओर से जिला स्तरीय बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन किया जा रहा है। चैंपियनशिप का शुभारंभ एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष एसपी सिरमौर रमन कुमार मीणा ने किया। इस चैंपियनशिप में सिरमौर के अलग अलग इलाकों से तकरीबन 104 प्रतिभागी हिस्सा ले रहे हैं। 2 दिवसीय ये चैंपियनशिप 4 वर्गों में खेली जाएगी, जिससे चयनित प्रतिभागियों को राज्य स्तर पर कांगड़ा जिले में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में भेजा जाएगा। सोलंकी रिफोरेस्टर संस्था की ओर से 9 जुलाई को शमलेच में फॉरेस्ट पार्क में 8वां पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई स्कूली बच्चों को भी आमंत्रित किया गया है ताकि वो लोग पर्यावरण को बचाने के लिए अभी से जागरूक हो सके। वहीं एक ड्राइंग कंपटीशन भी संस्था की ओर से करवाया जाए। नाहन में श्री सत्य साई सेवा समिति की ओर से सैनवाला में पौधारोपण किया गया। इस दौरान सत्य साई सेवा समिति से जुड़े लोगों ने बड़ी संख्या में पहुंचकर पौधारोपण किया। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री सत्य साई सेवा समिति के अध्यक्ष अमर सिंह चौहान ने बताया कि सत्य साई सेवा संगठन ने प्रदेश भर में 1 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य रखा और इसी कड़ी में सिरमौर में भी जगह जगह पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। नाहन में पुलिस ने एक ऐसे अंतर राज्य चोर के गिरोह को सदस्यों के साथ गिरफ्तार किया जो एक बड़ी धार्मिक आयोजनों में चोरी की वारदात को अंजाम देते हैं। नाहन में एक गिरोह ने सदस्यों ने जगन्नाथ यात्रा के दौरान चोरी की वारदात
और ब्रेक के बाद टॉप 10 में एक और अहम खबर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। द्विपक्षीय बैठक के बाद पीएम मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर पीएम मोदी ने फ्रांस के साथ अपने संबंधों को और मजबूत होने की बात कही। पीएम मोदी ने कहा, भारत और फ्रांस नेचुरल पार्टनर हैं और मेक इन इंडिया में फ्रांस अहम साझेदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत स्थायी शांति की बहाली में योगदान देने के लिए तैयार है। आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में भारत और फ्रांस हमेशा साथ रहे हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी की मौजूदगी में कहा कि हम एक ऐतिहासिक विश्वास के आधार पर आगे बढ़ रहे हैं। भारत फ्रांस मिलकर संकटों का समाधान ढूंढ सकते हैं। हम अपनी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की 25वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। बीते 25 वर्षों के मजबूत आधार पर हम आने वाले 25 वर्षों के लिए रोड मैप तैयार कर रहे हैं। इसमें बोल्ड और महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किए जा रहे हैं। भारत के लोगों ने भी इस कालखंड में एक विकसित देश बनाने का संकल्प लिया है। इस यात्रा में हम फ्रांस को एक नेचुरल पार्टनर के रूप में देखते हैं। 2 दिनों में हमें आपसी सहयोग के सभी क्षेत्रों पर विस्तार से बात करने का अवसर मिल रहा है। आर्थिक संबंधों को और सुदृढ़ करना हमारी साझा प्राथमिकता है। रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेमीकंडक्टर्स, साइबर, डिजिटल टेक्नोलॉजी जैसे अनेक क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने के लिए हम नए इनिशिएटिव्स की पहचान कर रहे हैं। भारत के यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस को फ्रांस में लॉन्च करने पर समझौता हुआ है। हम दोनों देशों के स्टार्टअप और इनोवेशन इकोसिस्टम को आपस में जोड़ने पर बल दे रहे हैं। समान विचारधारा वाले देशों के साथ मिलकर हमें टेक्नोलॉजी सप्लाई चेन्स के लोकतंत्रीकरण के लिए लगातार काम करना चाहिए। फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह बेस्टिल डे में दुनिया ने भारत की ताकत भी देखी। पेरिस के आसमान पर फ्रांस के फाइटर जेट्स के साथ भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान राफेल गरजे तो जमीन पर भारतीय सेना की टुकड़ियों की शानदार परेड ने लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बेस्टिल डे परेड में शामिल होने के लिए पीएम मोदी भी पहुंचे और उनका स्वागत फ्रांस की फर्स्ट लेडी ब्रिगिट मैक्रों और प्रधानमंत्री बोन ने किया। पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बैठकर परेड देखी। एक बार फिर दुनिया ने भारत की ताकत देखी। इस बार फ्रांस की राजधानी पेरिस से, जी हां, बेस्टिल डे के मौके पर पेरिस के आसमान में इंडियन एयरफोर्स का राफेल गरजा तो जमीन पर थल सेना, नौसेना और वायुसेना के रणबांकुरों ने शौर्य दिखाया। अमेरिका में दुनिया ने पीएम मोदी और राष्ट्रपति बाइडेन की केमिस्ट्री देखी और फ्रांस में मोदी मैक्रों की दोस्ती। इमैनुअल मैक्रों ने बेस्टिल डे में पीएम मोदी की मौजूदगी को लेकर ट्वीट किया है। विश्व इतिहास में एक विशालकाय भविष्य के लिए निर्णायक भूमिका निभाने वाला देश, रणनीतिक साझेदार, मित्र। उन्होंने लिखा कि इस साल की 14 जुलाई की परेड के लिए भारत को सम्मानित अतिथि के रूप में स्वागत करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही। बेस्टिल डे परेड में रफाल और भारतीय सेना की मौजूदगी पर भी फ्रांस के राष्ट्रपति ने ट्वीट किया। लिखा कि इस 14 जुलाई को भारत के सैनिक और रफाल लड़ाकू विमान हमारे सैनिकों के साथ परेड में शामिल हैं। हम उन लोगों की स्मृति का सम्मान करते हैं जो प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांसीसी सेना के साथ मिलकर लड़े थे। हम कभी नहीं भूलेंगे। दरअसल प्रथम विश्व युद्ध के दौरान फ्रांस में तैनात पंजाबी रेजिमेंट ने फ्रांस की रक्षा में बड़ा योगदान दिया था, जिसे फ्रांस आज भी याद रखता है। भारत की तीनों सेनाओं की टुकड़ियों ने बेस्टिल डे परेड में हिस्सा लेकर जबरदस्त छाप छोड़ी। पूरी परेड के दौरान मैक्रो मोदी को पारंपरिक परेड की विशेषताओं के बारे में बताते हुए दिखे। इस परेड से एक दिन पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पीएम मोदी को फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान
ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी नवाजा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री मोदी को गुरुवार को फ्रांस के राष्ट्रपति आवास एलिसी पैलेस में इस सम्मान से नवाजा गया। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट किया, मैं बेहद ही विनम्रता के साथ ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर को स्वीकार करता हूं। ये भारत के 140 करोड़ लोगों के लिए एक सम्मान है। पीएम मोदी के इस दौरे में एक और बड़ी कामयाबी मिली है। फ्रांस और भारत में यूपीआई को लेकर एग्रीमेंट हुआ है, यानी कि यूपीआई फ्रांस में भी काम करेगा। फ्रांस में जल्द ही यूपीआई का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा। फ्रांस से पहले भी कई देशों में यूपीआई का इस्तेमाल किया जा रहा है। पीएम मोदी की फ्रांस यात्रा दोनों देशों के बीच रक्षा, आर्थिक संबंध, अंतरिक्ष, असैन्य परमाणु क्षेत्र, साइबर, जलवायु परिवर्तन, तकनीक और आतंकवाद का मुकाबला जैसे कई मुद्दों को लेकर काफी अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। कुल्लू नेशनल पार्क में बीते 4 महीने में 8 चीतों की मौत हो चुकी है। ये मौतें चीता प्रोजेक्ट के लिए बड़ा झटका है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि आखिर एक के बाद एक चीते क्यों जान गंवा रहे हैं। क्या विदेशी धरती से लाए गए चीते भारत के जंगल में सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं? देखिए ये खास रिपोर्ट। भारत के जंगलों में चीतों की रफ्तार का ख्वाब, करीब 70 साल बाद रनिंग मशीन को खुले जंगलों में देखने की ख्वाहिश। दुनिया में पहली बार बिग कैट एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में बसाने की महायोजना। इस ख्वाब, ख्वाहिश और योजना का केंद्र है श्योपुर का कूनो नेशनल पार्क। कूनो की अहमियत सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर इस नेशनल पार्क पर है। इस पार्क में अगर दूसरे महाद्वीप से लाए गए चीतों को बसाने में कामयाबी मिलती है तो सिर्फ बिग कैट ही नहीं बल्कि दूसरी प्रजातियों के संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित होगा। जब पहली बार नामीबिया से चीतों को कूनो लाया गया था तो देखने में यह काम ज्यादा मुश्किल नहीं लग रहा था, लेकिन तब भी एक्सपर्ट्स की चिंता थी। सवाल था कि क्या एक अलग माहौल में अफ्रीकी चीते सरवाइव कर पाएंगे। मौजूदा हालात ये हैं कि बीते 4 महीने में 8 चीतों की अलग अलग वजह से मौत हो चुकी है। इनमें 6 वयस्क और 3 शावक हैं। हाल ही में तेजस नाम के नर चीते ने दम तोड़ा था और सूरज की मौत की खबर आई है। इससे पहले मादा चीता साशा और दक्षा के अलावा नर चीता उदय भी कूनो में जान गंवा चुके हैं। मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था, जिनमें से 3 की मौत हो चुकी है। बेहतरीन अस्पताल, एक्सपर्ट्स, चीता ट्रेनिंग टीम और डॉग स्क्वाड के साथ साथ सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से लैस कूनो में आखिर क्यों चीतों की मौत हो रही है, ये बड़ा सवाल कूनो प्रबंधन के सामने खड़ा हो गया है। चीतों की मौत के बाद कई वीडियो ऐसे आए जिनमें चीतों की हालत को लेकर प्रबंधन पर सवाल उठाए गए। बीमार और घायल चीतों के इलाज में देरी के भी आरोप प्रबंधन पर लग रहे हैं। हैरत की बात है कि ऐसे सवालों का जवाब देने के लिए पार्क प्रबंधन सामने नहीं आता। बहरहाल उम्मीद यही की जा रही है कि देर सवेर अफ्रीकी चीते कूनो के माहौल में ढल जाएंगे और एक बार फिर भारत के जंगलों में रनिंग मशीन का जलवा दिखेगा, लेकिन अभी चिंता बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, कूनो। तो खबरों में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम को दें इजाजत। नमस्कार।